इससे पहले का जो हमारा सेशन हुआ, उस सेशन में हमने देखा था कि वमन के पूर्व में स्नेहन स्वेदन कैसे करना है। स्नेहन स्वेदन करवाने के लिए कौन से सिद्धांत किस पद्धति से उपयोग में लाने हैं। द्वय्यम त्रय्यम ये जो शब्द है उसका समुचित हमें कैसे अर्थ निकालना है, और स्नेहन स्वेदन करने की आवश्यकता क्या है, ये सब हमने देखा था। वहां तक हमारी आतुर सिद्धता पूर्ण हो जाती है। अभी आतुर सिद्धता के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो मेन हमने चार्ट देखा था, उस चार्ट के हिसाब से आगे का हमारा पॉइंट है औषध सिद्धता। औषध सिद्धता में भी हम इस सीक्वेंस को फॉलो करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वामक योग एवं वामक योग की मात्रा निश्चिति, वमनोपद्रव्य आकंठपान, व्यापक प्रतिषेधार्थ द्रव्य, कवल और धूमपानार्थ द्रव्य, संसर्जन क्रमार्थ द्रव्य, व्याधिनुरूप शमन औषधि और रसायन औषधि। इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। उसमें से सबसे पहला पार्ट हम आज देखने वाले हैं वामक योग मात एवं मात्रा निश्चिति। वामक योग की निश्चिति कैसे करें और वामक मात्रा की निश्चिति कैसे करें, कि कितनी मात्रा लेनी है, कौन सा योग सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो इससे पहले जब हमें मदन फल सिखाया था उस वक्त तो आपने बता दिया था कि मदन फल की जो मात्रा है वो अंतर्नख मुष्टि होती है। बिल्कुल सही है, उस वक्त हमने वो डिस्कशन किया था कि मदन फल की मात्रा अंतर्नख मुष्टि होती है। मैक्सिमम टाइम मदन फल ही यूज किया जाता है। बाकी के जो द्रव्य है वो इतने यूज नहीं किए जाते हैं क्योंकि मदन फल श्रेष्ठ है, वो कोई अपाय नहीं करता है, अनपायित्वात ऐसा उसका गुणगान किया गया है। लेकिन कुछ अन्य भी ऐसे द्रव्य हैं, जैसे मैंने कहा कि व्याधि अनुरूप हमें कभी कभी द्रव्य चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कुष्ठ है तो उसमें गरागरी मतलब मदन फल, हृदरोग में कुटज। ऐसे हमने जो रोगाधिकार देखे थे कौन से व्याधि में कौन सा द्रव्य यूज करना है, तो उन द्रव्यों की जो मात्रा है वो अलग अलग है। ओके, और हमने देखे थे मदन फल के कितने सारे योग है, 133 योग है, कुटच के है, हर एक के योग की संख्या हमने देखी थी। तो हर एक योग की मात्रा भी अलग अलग है, प्रतिपुरुषम विक्षाह। ओके, तो वो जो मात्रा है वो मात्रा कैसे डिसाइड करे कि कौन से रुग्ण को कैसी मात्रा देनी चाहिए, या फिर मदन फल में हमें वो मात्रा निश्चित कैसे करनी है और योग कैसे निश्चित करना है, इसके लिए हम ये अभी देखने वाले हैं कि वो मात्रा निश्चित कैसे करें। सूत्र देखिए क्या है, मदन फल कषाय मात्रा प्रमाणम तु खलु सर्व संशोधन मात्रा प्रमाणानि च प्रति पुरुषम अपेक्षितव्यानि भवन्ति। वो क्या बता रहा है, मदन फल कषाय मात्रा प्रमाणंतु खलु, मदन फल का जो कषाय हम लेने वाले हैं उसकी जो मात्रा हम लेने वाले हैं, मदन फल कषाय मात्रा प्रमाणंतु खलु, उसका प्रमाण कैसे होना चाहिए, सर्व संशोधन मात्रा प्रमाणानी च, वो एक प्रमाण। और ये च है मतलब यहाँ पर दो क्लॉजेस है, एक मदन फल कषाय मात्रा का प्रमाण और दूसरा सर्व संशोधन मात्रा प्रमाण। संशोधन के लिए जो भी द्रव्य हम उपयुक्त में लाने वाले हैं, अभी सिर्फ वमन की बात नहीं चल रही है, मदन फल से हमें वमन का बोध हो गया कि वो वमन के लिए है, लेकिन सर्व संशोधन अन्य जो संशोधन है जैसे शोधन नस्य है, विरेचन है, शोधन बस्ती है, रक्तमुक्षण है, ओके, शोधनीय अनुवासन है। तो ये जो सारे संशोधन के सारे प्रकार हैं, वो सारे प्रकारों में सर्व संशोधनम मात्रा प्रमाणानी च, तो उनके बारे में हमें यहाँ पर सोचना है। तो उनके लिए क्या है, प्रति पुरुषम अपेक्षितव्यानि भवन्ति। वो जो मात्रा है वो प्रति पुरुषम अपेक्षितव्यानि, हर एक पुरुष के मतलब हर एक रुग्ण के हिसाब से अपेक्षितव्यानि भवन्ति, उसकी अपेक्षा अलग अलग होती है। अपेक्षा अलग अलग होती है मतलब वो मात्रा जो है वो भिन्न भिन्न होती है। हमारा आयुर्वेद का भी यही सिद्धांत है, पुरुषम पुरुषम विक्षाह, हर एक पुरुष के हिसाब से। अभी यहाँ पर
कैसा है कि पुरुष इस शब्द का उपयोग किया है, तो पुरुष इसका अर्थ होता है आत्मा। ओके, हमारे शरीर में जो आत्म तत्व है उसके लिए उन्होंने बोला है प्रति आत्मम, ऐसे प्रति पुरुषम। पुरुष का अर्थ यहाँ पर मेल ऐसे नहीं है। प्रति पुरुषम अपेक्षितव्यानि भवंती, हर एक जीव के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर जो आत्म तत्व है उसके हिसाब से उसको बोला गया है पुरुषम। ओके, तो प्रति पुरुषम अपेक्षितव्यानि भवंती, हर एक पुरुष के आ, अपेक्षिता अपेक्षा से वो जो मात्रा है वो भिन्न भिन्न होती है। तो वो भिन्न भिन्न होती है मतलब कैसे होती है? देखिए वो नीचे आपको टीका में दे रहे हैं, प्रतिपुरुषम अपेक्षितव्यानि अनेन इति प्रतिपुरुषम शोधन मात्रा भेदम दर्शयति। प्रत्येक पुरुष के हिसाब से शोधन मात्रा में भेद होता है। तो आप बोलोगे कि सर लेकिन चरक ने तो अंतरण को मुष्टि मात्रा बोलकर छोड़ दिया, तो अंतरण का मुष्टि मात्रा का क्या करें? दोनों सूत्र चरक जी के हैं, अंतर्नख मुष्टि मात्रा वाला भी और ये सूत्र भी। अंतर्नख मुष्टि ये जो है वो भी प्रतिपुरुषम है। मेरी अंतर्नख मुष्टि ली तो उसका कैलकुलेशन किया तो वो अलग हो सकती है, अलग होती ही है। अगर किसी छोटे बच्चे की ली तो वो अलग रहेगी, किसी मध्यम वय आयु या फिर मध्यम बल के जो रुग्ण होते हैं उनकी ली तो वो अलग रहेगी। ओके, वृद्ध की है तो वो अलग रहेगी। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन होता है कि फिर अंतरणख मुष्टि मात्रा अलग 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 होती है, वो प्रतिपुरुषम अपेक्षितव्यानि है, शोधन मात्रा में वो भेद दर्शा रही है, फिर भी अंतरणख मुष्टि मात्रा देने के बाद भी फिर उन्होंने ये सूत्र क्यों लिया यहाँ पर प्रतिपुरुषम अपेक्षानी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कोई पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं ना कि उनको दोनों हाथ ही ना हो, कुछ एक्सीडेंटल ऐसी कंडीशन हो गई कि उनके हाथ उस एक्सीडेंट में चले गए और उनको वो अमन करवाना है, तो उनके अंतरण का मुष्टि मात्रा कैसे लोगे? नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमें क्या है, प्रति पुरुषम शोधन मात्रा भेदम दर्शयति, हमें उसके लिए क्या करना है, प्रति पुरुष के, प्रत्येक पुरुष के हिसाब से वो जो भेद है वो हमें जानना है कि वो कैसे होता है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं। अभी वो क्राइटेरिया क्या है वो दे रहे हैं, यावद्धि ही यस्य संशोधनम पीतम वैकारिक दोष हरणाय उपपद्यते न च अतियोगाय अयोगाय तद्वतस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। अब यहां पर देखो यावद्धि ही और तावत तस्य दो शब्द है, यावद्धि ही और तावत तस्य दिख रहे होंगे, सेकेंड लाइन में है और लास्ट लाइन में है। मतलब जब तक जिसका हमें संशोधन करना है, यावद ही जब तक, यस्य संशोधनम जिसका हमें संशोधन करना है, पीतम उसको औषधि पिलाई गई है, वैकारिक दोष हरणाय उपपद्यते उसके शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले जो दोष है उनको बाहर निकालने के लिए, उपपद्यते न च अतियोगात उसका अतियोग भी नहीं होना चाहिए, अयोगाय उसका अयोग भी नहीं होना चाहिए, तावत तस्य मात्रा तब तक हमें वो मात्रा उसको देनी है, मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति उस मात्रा का प्रमाण हमें लेना है। मतलब वो मात्रा कैसे होनी चाहिए, रुग्ण को संशोधन औषधि पिलाने के बाद उसके शरीर में जो वैकारिक दोष है वो निकल जाए, उसका अयोग और अतियोग ना हो, ऐसी मात्रा हमें वो डिसाइड करनी है और इतनी मात्रा तक हमें उसको वो औषधि देनी है, तावत तस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्य। तो आप बोलोगे कि सर ये इतना सब कुछ तो बता रहे हैं कि वैकारिक दोष बाहर निकलने तक, अयोग और अतियोग ना हो तब तक हमें वो मात्रा पिलानी है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया तो होंगे ना, कैसे हम डिसाइड करें कि इसकी मात्रा इतनी लेनी है उसकी मात्रा इतनी लेनी है? तो ये जो शब्द यहाँ पर उन्होंने दिया है यावद्धि, ये इंपॉर्टेंट है।
ये शब्द आपने इससे पहले भी पढ़ा है, आपको अभी याद नहीं आएगा, क्योंकि वो जो चरक सूत्र स्थान जो मात्रा शितीय अध्याय है, वहां पर ये मात्रा का वर्णन है कि वो मात्रा हमें कैसे डिसाइड करनी है। वो नीचे चक्रपाणी जी आपको क्लियर करवा रहे हैं। यावद् इत्यादि मात्रा शितियुक्त यावद अध्यस्य अशणम, वहां पर वो सूत्र दिया है। यावद्धि ही यहां से शुरू होने वाला जो सूत्र है वो वहां पर दिया है, वो क्राइटेरिया हमने वहां पर दिए हैं। उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको औषधि लेनी है, और वो औषधि जो है वो हमें पेशेंट को पिलानी है संशोधन के लिए। लेकिन कैसे? वैकारिक दोष हरणाय उपपद्यते, जब तक वैकारिक दोष शरीर से निकल नहीं जाते हैं, उसका अयोग और अतियोग ना होते हुए, तब तक हमें वो मात्रा देनी है। अभी हम वो क्राइटेरिया देखते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या है। यावद्धि वाला जो श्लोक है वो क्या है। देखो श्लोक क्या है। यावद ही यस्य अशणम अशितम अनुपहत्यम प्रकृतिम यथा कालम जरा गच्छति तावत तस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। देखो दोनों सूत्र कितने एक जैसे हैं। यावद ही यस्य, पिछले सूत्र में जाइए। देखो यावद ही यस्य, इसमें भी वही शब्द है। फिर से इसमें देखिए, अशनम अशितम अनुपहत्यम प्रकृतिम यथा कालम जरा गच्छति तावत तस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। ये शब्द देखिए, तावत तस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति, सेम। तावत तस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। इसलिए चक्रपाणी जी ने कहा कि ये जो क्राइटेरिया है वो कहां पर है, मात्रा शिष्य अध्याय में है। और वो क्राइटेरिया क्या है वो देखिए। अभी पहले वाला सूत्र थोड़े देर के लिए हम बाजू में रखते हैं, अभी हम क्राइटेरिया देखते हैं। वो क्राइटेरिया क्या दे रहे हैं। यावद ही यस्य अशनम अशितम अनुपहत्यम, रुग्ण ने जो आहार लिया है वो अशितम अनुपहत्यम, उसको क्या है, अनुपहत्यम, उसका अणुपहत, उसको बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको अवरोध नहीं होना चाहिए। प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छति, वो प्रकृतिस्थ रहना चाहिए। यथा कालम जराम गच्छति, वो जो आहार है वो आहार उसके शरीर में जब जाएगा तो वो आहार शरीर में जाने के बाद वो यथा कालम जराम गच्छति, उसका समुचित काल में उसका पचन होना चाहिए। तावत तस्य प्रमाणम वेदितव्यम भवति। तो उस व्यक्ति के लिए वो जो मात्रा है वो समुचित मात्रा है। तो आप बोलोगे सर ये तो आहार की मात्रा दी है यहाँ पर। यावधि यस्य अशनम अशितम अणुपहत्यम प्रकृति या यथा कालम जरा गच्छति। तो नीचे टीका में देखिए वो क्या दे रहे हैं। अग्नि बलापेक्षितव्यम एव विवृणोति यावद्धि इत्यादि। यावधि यस्य, ये जो शब्द है इसके लिए वो टीका में दे रहे हैं कि अग्नि बलापेक्षितव्यम एव, ये जो मात्रा है ये पूर्णतः उस रुग्ण के अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और अग्नि के बारे में अभी मुझे आपको ज्यादा डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मृदु अग्नि क्या है, मध्यम अग्नि क्या है, तीक्ष्ण अग्नि क्या है, समाग्नि क्या है। और उसके हिसाब से हम आहार की मात्रा कैसे डिसाइड करती है, और उसी के हिसाब से हमें औषधि की मात्रा कैसे लेनी है। आगे टीका देखिए, आपको टीका आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यावत इति यावत परिमाणम, यावत का अर्थ है जित उतने ही परिमाण में, उतनी ही क्वांटिटी में। ही शब्द हेतु, वो हेतु के लिए यूज किया है। अस्य इति भोक्तु, मतलब जो भोजन जो करने वाले हैं वो मात्रा। अशनम चतुर्विधम अपि भोज्यम, अशनम मतलब जो चतुर्विध है, चुष्य चर्व भोक्ष चुष्य चर्व चर्व्य लेह्य और भक्ष्य, ये जो चार है दैट इज चतुर्विधम।
अशितम भुक्तम, जो खाया है वो। प्रकृतिम अणुपहतम, ऐसे दिया है ऊपर, तो प्रकृतिम अणुपहतम के लिए वो दे रहे हैं प्रकृति वातादीनाम रसादीनाम च साम्य अवस्था। प्रकृति मतलब क्या है? वातादीनाम रसादीनाम च साम्य अवस्था। मतलब हमने जो आहार लिया है, जो औषधि की मात्रा जो कुछ हम लेने वाले हैं, उसने क्या करना चाहिए? वातादीनाम रसादीनाम जो साम्य अवस्था, वो मात्रा ऐसे होनी चाहिए कि हमारे शरीर में जो वातादि दोष है, जो रसादि धातु है, उनकी साम्य अवस्था को वो मेंटेन रखे, वो उनको बैलेंस रखे, ऐसी मात्रा में वो होना चाहिए। अनुपात्यम मतलब विकारम अवकृत्ते इति अर्थः, जो विकार उत्पन्न ना करे। यथा कालम इति निशाशेषे, रात्रि के काल का वहां पर ग्रहण नहीं करना है। निशाशेषे मतलब सुबह हमने जो खाना खाया है, उसका वातादि दोष रसादि दो धातु, उनकी साम्य अवस्था बननी चाहिए जब तक वो आहार हमारे शरीर में जीर्ण नहीं हो जाता है। तो शाम को हम दूसरा आहार खाने ही वाले हैं। अभी तावत इति पूर्व प्रमाणम अवच्छिन्नम अशनम प्रत्यय मृषति, द्वितीयम अस्य इति ग्रहणम अन्यत्रम प्रतिषेधार्थम। अभी तावत तस्य मात्रा, ऐसे उन्होंने कहा है। तो तावत मतलब हमने पूर्व में जो आहार सेवन किया है, तावत इति पूर्व में हमने जो आहार सेवन किया है, उसके हिसाब से हम दूसरे आहार की मात्रा डिसाइड करते हैं। अभी देखो, ये थोड़ा थेरोटिकल है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट आने के बाद उसका अगर आपको अग्नि परीक्षण करना है, तो अग्नि परीक्षण के लिए आप जरण शक्ति और अभ्यवरण शक्ति, ऐसे दो परीक्षण करते हो। तो उसके लिए आप पेशेंट को पूछते हो कि जनरली आप कितनी रोटियां खाते हो। ओके, तो पेशेंट बोलता है कि मैं सुबह 4 रोटी और शाम को 4 रोटी खाता हूँ। तो उस वक्त हम क्वेश्चन पूछते हैं कि रोटी की साइज कैसे होती है जनरली। तो अगर मान लो कि मीडियम साइज वाली रोटी है, वो अगर हम खाते हैं, तो उसके हिसाब से हम काउंट करते हैं कि हाँ चलो, ये जो है इसका अभ्यवरण ठीक है, मीडियम वाला है। अगर कोई पेशेंट है वो बोलता है कि मैं सुबह 7 रोटी खाता हूँ, शाम को भी 6 रोटी खाता हूँ, तो दैट इज उसका अभ्यवरण और अशन कैसा है? स्ट्रांग है। ओके, उसका अग्नि का बल बहुत अच्छा है कि वो इतना आहार पचा सकता है। कैसे पचा सकता है? वातादीनाम रसादीनाम च साम्य अवस्था। शरीर में वातादि दोष और रसादि धातु है, उनकी साम्य अवस्था को मेंटेन करते हुए, उनको अनुपहत करते हुए, वो क्या करता है? वो चतुर्विध अन्न, जो 7 रोटियों का जो आहार है, उसको वो क्या करता है? अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट करता है। तो सुबह अगर वो 7 रोटी खाता है, शाम को 6 रोटी खाता है, तो बट ऑब्वियस उसका अग्नि तो अच्छा ही होगा। और अग्नि अच्छा है, तो उसी अग्नि के हिसाब से आपको क्या करना है? मात्रा डिसाइड करनी है, किसकी? आहार की भी, और हम जो औषधि देने वाले हैं, शोधन की औषधि, उसकी भी। अभी शोधन की औषधि की मात्रा कैसे करोगे? हमारे ग्रंथकारों ने दिया है कि ग्रंथों में जितनी भी हमने मात्रा वर्णन की है, वो सभी जो मात्राएं हैं, वो मध्यम बल, मध्यम अग्नि, मध्यम कोष्ठ, उसके हिसाब से हमने वर्णन की है। तो उसी के हिसाब से हमें जाना है। वो मध्यम है। जनरली हमारे पास जितने 80-90% जो पेशेंट आते हैं, वो मध्यम बल, मध्यम आकृति, मध्यम के ही होते हैं। ओके, कोई कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो हीन होते हैं, दुर्बल होते हैं, ओके, सुकुमार होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मात्रा थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। तो आहार की मैंने आपको एग्जामिनेशन का जो हमारा पॉइंट था, दशविध परीक्षा, उस वक्त भी मैंने आपको बोला था कि आहार शक्ति जो है और जरण शक्ति जो है, इसके ऊपर आपको अच्छे से क्वेश्चन पूछकर पेशेंट की जो आहार शक्ति और जरण शक्ति है, उसको आपको
अच्छे से क्या करना है, उसका ज्ञान करवा के लेना है। वो क्यों करवा के लेना है? इसलिए ये जो सूत्र है, ये सूत्र समझने के लिए। तो उसने प्रातः में जो आहार सेवन किया है, उसी के हिसाब से उसके संध्या काल में जो आहार वो सेवन करने वाला है, उसकी मात्रा डिसाइड होते हैं। ओके, तो ये जो है तावत इति पूर्व प्रमाण छिन्नम अशनम प्रत्यय मृषति द्वितीयम अस्येति ग्रहणम अन्यत्र प्रतिषेधार्थम तेन यस्य एव यावत् इति मात्रा निर्विकाराः तस्य एव सामन्तव्याः न अन्येषां प्रतिपुरुषम अग्निबलस्य भिन्नत्वात्। ऐसा सब कुछ देने की क्या जरूरत है? क्योंकि प्रति पुरुषम अग्निबलस्य भिन्नत्वात्, प्रत्येक पुरुष का, प्रत्येक रुग्ण का, प्रत्येक व्यक्ति का जो अग्निबल होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और अग्निबल भिन्न होने की वजह से हमें क्या करना है? वो अग्निबल का परीक्षण करके उसकी मात्रा डिसाइड करनी है। ओके, थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं, बहुत बड़ा है, समझने के लिए थोड़ा सा हार्ड है। सुबह में जो आहार खाया हुआ है, वो चतुर्विध प्रकार का जो हमारा आहार है, वो जिस परिमाण में, जिस मात्रा में खाया हुआ है, उसका, उसकी जो प्रकृति है, वो खाने के बाद वो वातादि दोष, रसादि धातु, इनमें साम्य अवस्था उत्पन्न करते हुए, अणुपहत, उनमें कोई विकार न उत्पन्न करते हुए, अच्छे से सुबह में खाया हुआ आहार शाम तक अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो जो उसके आहार की जो मात्रा है, उस मात्रा के हिसाब से हमें क्या करना है? रुग्ण के औषधि की मात्रा डिसाइड करनी है। तो औषधि की मात्रा डिसाइड करने के लिए जो आहार की जो मात्रा है, उस आहार से हमें अग्नि की परीक्षा करनी है। और अग्नि से हमें पता चल गया कि इसका अग्नि तीक्ष्ण है, तो तीक्ष्ण अग्नि के जो लोग होते हैं उनका बल जनरली उत्तम होता है। और उत्तम बल वाले रुग्णों में आपको मध्यम मात्रा या फिर उत्तम शोधन की मात्रा आप उपयोग में ला सकते हैं। तो शोधन द्रव्यों की मात्रा, शोधन औषधियों की मात्रा, ये अग्नि बलापेक्षिणी है। और आहार की भी जो मात्रा है वो भी अग्नि बलापेक्षिणी है। तो आहार के हिसाब से हमें अग्नि का बल जानना है, और अग्नि के बल के हिसाब से हमें औषधि की मात्रा डिसाइड करनी है। इसलिए अभी ये सूत्र खत्म होने के बाद अभी आप इस सूत्र के ऊपर जाओ। अभी ये सूत्र में देखिए, यावद ही यस्य संशोधनम पीतम वैकारिक दोष हरणाय उपपद्यते न च अतियोगाय अयोगाय। वहां पर अतियोग भी नहीं होना चाहिए और अयोग भी नहीं होना चाहिए। मतलब वातादीनाम रसादीनाम च साम्य अवस्था अनुपहतम विकारम अकुरोति। वहां पर क्या होना चाहिए? वातादि जो दोष है, रसादि धातु है, उनकी साम्य अवस्था, मतलब वैकारिक दोष हरणाय उपपद्यते न च अतियोगाय अयोगाय। अगर अतियोग हो गया तो क्या होगा? वातादि दोषों का प्रकोप होगा। धातुओं में क्या होगी? चहल पहल मच जाएगी। तो वो जो मात्रा है वो कैसी है? तावत मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। वो मात्रा हमें औषधियों की भी लेनी है। तो अभी आप बोलोगे सर ये बहुत दिमाग पक रहा है, चरक जी ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। पहले तो अच्छे से बोल के रखा था कि हमें क्या करना है, अंतर नखो मुष्टि मात्रा यूज करनी है। और यहाँ पर सारी चीजें उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दी। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। उस व्यक्ति की जो आहार शक्ति है, अभ्यवरण शक्ति है, उस अभ्यवरण शक्ति से उसका अग्नि परीक्षण करो। हमें अग्नि परीक्षण से पता चल गया कि इसका अग्नि मृदु मध्यम तीक्ष्ण कैसा है। उस मृदु मध्यम तीक्ष्ण के हिसाब से आप औषधि की मात्रा डिसाइड करो।
कि उसको मध्यम औषधि देनी है, मृदु औषधि देनी है या तीक्ष्ण औषधि देनी है। ओके, तो आप बोलोगे कि ये थोड़ा और भी फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है। सर क्लिनिकली नए नए जब हम क्लिनिक डालने वाले हैं तब हमें इतनी सारी बातें पता नहीं चलेगी, तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें अवस्थानुरूप जो मात्रा निश्चिति सुश्रुत जी ने जो दी है उसको फॉलो करना है। वो देखिए क्या है। व्याधि आदिषु तु मध्येषु क्वाथस्य अंजलिर इष्यते, बिड़ाल पदकम चूर्णम देयम, कल्को अक्ष समन संमिता। हाँ, एकदम सिंपल है। व्याधि आदिषु तु मध्येषु, व्याधि आदिषु मतलब क्या है? टीका में देखिए, व्याधि अग्नि पुरुषेषु मध्यम बलेषु कियन मात्र औषधम दद्यात इति आहम व्याधि आदिषु। व्याधि और आदि मतलब व्याधि के साथ इत्यादि भी अगर मध्येषु है, मतलब व्याधि के साथ हमें क्या क्या लेना है? व्याधि, अग्नि, बल और क्या है? ये तीन क्राइटेरिया है। व्याधि भी कैसे होनी चाहिए? मध्यम होनी चाहिए। उसका अग्नि भी जो है वो मध्यम होना चाहिए और रुग्ण का बल भी जो है वो मध्यम होना चाहिए। इसलिए वो शब्द यूज कर रहे हैं, व्याधि आदिशु तु मध्येशु। ये अगर मध्यम अवस्था में है तो मध्येशु मतलब मध्येशु इति मध्यम बलेशु, तो क्वाथस्य अंजलि इष्यते। तो क्वाथ की मात्रा हमें कितनी लेनी है? एक अंजलि। शोधन के लिए जो मदन फल का हम क्वाथ यूज करने वाले हैं या फिर कुटज का जो क्वाथ यूज करने वाले हैं या फिर धमारगव का जो क्वाथ यूज करने वाले हैं, उसकी मात्रा कितनी लेनी है हमें? एक अंजलि। अभी इसके ऊपर टीका में देखिए, क्वाथस्य अंजलि इष्यते इति क्वाथ ग्रहणाच श्रुत शीत फांटानाम। यहाँ क्वाथ शब्द से आपको श्रुत, शीत और फांट इन तीनों का ग्रहण करना है, सिर्फ क्वाथ नहीं है। ठीक है, श्रुत, शीत और फांट, ये जो है श्रुत, शीत और फांट, इनमें भी हमें क्या करना है? अंजलि ही मात्रा यूज करनी है, न तू स्वरस क्षीरयो हो। स्वरस और क्षीर ये जो दोनों कल्पनाएं हैं उनकी अंजलि मात्रा नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? ते ही गुरुत्वात अल्प प्रमाणे न प्रोक्तव्य। स्वरस और क्षीर ये जो कल्पनाएं हैं ये अत्यंत गुरु कल्पनाएं हैं। अगर गुरु कल्पना आप यूज करते हो तो वो अपने गुरु स्वभाव से अन्य व्यापद भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए उनकी जो मात्रा है वो क्वाथ जैसी मात्रा हमें नहीं लेनी है। मान लो कि आपने वचा का क्षीर पाक किया या फिर मदन फल का क्षीर पाक किया, तो जो क्षीर पाक आप देने वाले हो, बहुत सारे वैद्य यूज करते हैं। अगर क्षीर पाक दिया तो वो गुरु होने की वजह से उसका क्या है? गुरुत्वात अल्प प्रमाणे प्रोक्तव्यम। वो गुरु होने की वजह से वो अल्प प्रमाण में ही लेनी है, मतलब एक अंजलि से कम लेनी है। ठीक है, आगे दे रहे हैं, बिडाल पदकम चूर्णम। बिडाल पद, बिडाल मतलब बिल्ली, बिल्ली के पैर जितना, उसका जो पैर होता है उसके प्रमाण जितना हमें क्या लेना है? चूर्णम। बिडालक पदम पदकम चूर्णम देयम, कल्क अक्ष संमितम। और कल का कितना लेना है? एक अक्ष। तो यहां पर ये जो है अंजलि, अक्ष, कर्ष, तो इनका कन्वर्जन भी हमने किया है, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में मात्रा कैसी है? हाँ चलो, 100 ml मदन फल का कषाय चाहिए, 500 ml यष्टि मधु का कषाय चाहिए, 4 लीटर दूध चाहिए, ये चाहिए। ये अभी के जो मान परिभाषा है उस मान परिभाषा के हिसाब से हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो अभी पहले हम अंजलि, बिड़ालपाद और अक्ष ये क्या है ये समझ लेते हैं, तो हमें वो इजी रहेगा। अंजलि चत्वारी इति फलानि, 4 अंजलि मतलब एक फल।
ठीक है। अंजलिश्चत्वारि फलानि, बिडाल पदकम कर्षम। बिडाल पद मतलब एक कर्ष। अक्ष सम्मितम इति कर्ष प्रमाणम। एक अक्ष सम्मितम दिया है ना, कल को अक्ष सम्मितम, तो वो जो कल्क है वो कितना लेना है, कर्ष प्रमाणम। ओके, और कल्क मतलब क्या है, कल्कमिति द्रवपिष्टम, वो तो हमें पता है। तो ये जो प्रमाण है इसको हम और आगे देखते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये अक्ष भिक्ष इसको थोड़ा कन्वर्ट, हाँ है। देखो क्वाथ की मात्रा ग्रंथोक्त मात्रा है एक अंजलि। ओके, पलादि के हिसाब से आप क्वाथादि जो द्रव्य है, क्वाथ से हमें क्या लेना है वहां पर, श्रुत शीत फांटानाम। ओके, तो श्रुत शीत फांट और क्वाथ ये जो है वो हमें एक अंजलि लेना है। एक अंजलि मतलब 4 पल, 4 पल मतलब 16 तोले, और 16 तोला मतलब 160 ग्राम। ठीक है, वैसे ही चूर्ण है, चूर्ण हमको लेना है एक बिडालक पाद, वो होता है एक कर्ष, एक कर्ष इज इक्वल टू 1 तोला, दैट इज 10 ग्राम। और कल कभी वैसे ही एक अक्ष, एक अक्ष इज इक्वल टू एक कर्ष, और एक कर्ष इज इक्वल टू 1 तोला, दैट इज 10 ग्राम। अभी देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि मदन फल की जो अंतर्नख मुष्टि मात्रा है, मदन फल का जो हम चूर्ण लेने वाले हैं, उसकी जो अंतर्नख मुष्टि मात्रा है उसका मैंने आपको प्रमाण बताया था। वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 12 से 18 ग्राम तक होता है। याद होगा आपको तो, अगर नहीं है तो वो लेक्चर फिर से सुनो, उसमें आपको फिर से वो याद आएगा। वो देखिए, वो जो चूर्ण है वो हम ले रहे हैं कितना, 12 से 18 ग्राम, इतना वो अप्रोक्सीमेटली होता है। अगर हमने उस पर जो स्टडी हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो 12 से 16 ग्राम इतना होता है। यहाँ पे चूर्ण की मात्रा देखिए कितनी है, चूर्ण की मात्रा है 10 ग्राम। मतलब हम ऑलमोस्ट चरक जी जो बता रहे हैं वही सुश्रुत जी बता रहे हैं। ओके, अब ये जो ग्राम में जो हम कन्वर्ट करते हैं ना, उसमें थोड़े से ऊपर नीचे मात्रा हमारी हो सकती है, लेकिन उनकी जो मात्रा है, बिड़ा 1 बिडालक पाद इज इक्वल टू 1 अंतर्नख मुष्टि, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारे जो आचार्य बता रहे हैं वो कुछ भी गलत नहीं बता रहे हैं। और हम क्वाथ भी जब बनाते हैं, आपने देखा होगा अंतर्नख मुष्टि मात्रा हम लेते हैं, उसके बाद उसका फांट या फिर क्वाथ जो कुछ हम बनाते हैं उसमें हम पानी डालकर रखते हैं, रात को उसको निशोषित करते हैं, सुबह उसको गर्म करके छान कर हम लेते हैं। तो वो भी जो द्रव्य होता है, आप देखोगे कि वो द्रव्य जब हम बनाते हैं वो तो ऑलमोस्ट 150 ml तक वो जाता ही है, 150 ml तो वो होता ही है। तो जो क्वाथ बन रहा है वो क्वाथ भी कितना हो गया, ऑलमोस्ट ग्राम इज इक्वल टू ml इतना होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। तो देखिए जो क्वाथ की मात्रा है वो भी मैच हो रही है, जो मदन फल का हम क्वाथ बना रहे हैं वो मात्रा भी मैच होती है। तो सुश्रुत जी ने ये जो मात्राएं दी है, ये मात्राएं चरक जी की मात्राओं के साथ मैच होते हैं, और यही मात्राएं हम प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं। ओके, तो ये जो मात्राएं हैं इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनके जो शब्द हैं उनके काल के हिसाब से उन्होंने अंजलि, बिडालक पाद, अक्ष, कर्ष ऐसे उन्होंने यूज किया है, लेकिन उसको हम थोड़ा कन्वर्ट 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 करके जाते हैं। तो हम जो प्रैक्टिकली अभी जो मात्राएं यूज कर रहे हैं वो मात्राएं, और चरक सुश्रुत जी ने जो मात्राएं वर्णन की है वो मात्राएं बिल्कुल भी मैच होती है, कुछ भी अलग नहीं है। फिर भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं नहीं, अंतरण मुष्टि मात्रा कैसे यूज करते, वो तो ज्यादा हो जाती है। नहीं, ये क्वाथ की मात्रा है वो तो ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल ज्यादा नहीं होती है, बहुत अच्छे से वमन हो जाता है, इतनी मात्रा में भी आप देते हो तो भी। तो अवस्थानुरूप हमारी मात्रा है व्याधि आदेशु तो मध्येशु।
अभी ये जो मात्राएं हैं ये मध्यम कोष्ठ, मध्यम अग्नि और मध्यम बल के हिसाब से है सारी। ठीक है। अभी मृदु आ गया तो इससे कम करनी है, और क्रूर और या फिर तीक्ष्ण आ गया तो इससे ज्यादा करनी है। तो वो कम ज्यादा कैसे करनी है, नीचे सूत्र देखिए। चले दोषे मृदो कोष्ठे निक्षेत्रात्र बलम नृणाम अव्याधि दुर्बलस्यापि शोधनम ही तदा भवेत्। ये शोधन का एक सूत्र दिया है कि शोधन हमें कब करना है। वो दे रहे चले दोषे, दोष चलायमान है, चलायमान है मतलब शाखाओं को छोड़कर कोष्ठ में आ गए हैं। मृदो कोष्ठे, रुग्ण का जो कोष्ठ है वो मृदु है। निक्षेत्र बलम नृणाम, तो हमें क्या करना है, नक्षेत अत्र बलम नृणाम, यहां पर हमें उस रुग्ण के बल की परीक्षा करनी है। और बल के हिसाब से अव्याधि ही दुर्बलस्यापि, उसमें कोई व्याधि का अ, अव्याधि की अवस्था है, कोई व्याधि नहीं है, लेकिन रुग्ण दुर्बल है, तो भी हमें उसमें क्या करना है, शोधन ही तदा भवेत, उसमें हमें शोधन देना है। रुग्ण देखो कैसा है, दुर्बल है, लेकिन दोष चलायमान है, कोष्ठ मृदु है, बहुत नाजुक हालत में है पेशेंट। तो हमने शोधन किसके हिसाब से डिसाइड किया, अगर ऐसा रुग्ण आता है तो हम जनरली बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इसको शोधन नहीं देना चाहिए। लेकिन वहां पर दोष देखो कौन सी अवस्था में है, चले दोषे, दोष चलायमान है, उसी के हिसाब से वो रुग्ण दुर्बल भी है, दुर्बलस्यापि, दुर्बल होते हुए भी शोधनम ही तदा भवेत। तो ऐसे रुग्ण में अगर आपको शोधन देना है तो ये जो क्वाथ, चूर्ण और कल्क, इनकी जो मध्यम मात्राएं बताई गई है, एक अंजलि, एक बिड़ालक पाद और एक अक्ष, इनसे उसकी मात्रा कम करके, क्योंकि मृदु कोष्ठ है, दुर्बल है रुग्ण और बल भी अल्प है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये जो ग्रंथोक्त मात्रा जो मध्यम कोष्ठ अग्नि और बल के हिसाब से दी है उसको हम कम करेंगे और फिर उसका शोधन करेंगे। ठीक है, चलो ये एक अवस्था हो गई। अभी सर आपने सुश्रुत जी के हिसाब से बताया, चरक जी के हिसाब से बताया, भी वागभट जी भी कुछ बता रहे होंगे ना, कि उनके भी कुछ अलग से होंगे कैलकुलेशंस, है ना, वागभट जी की भी है। लेकिन वागभट जी बहुत स्मार्टली आपको बताते हैं। वागभट जी क्या बता रहे हैं देखो, दुर्बलाः शोधितः पूर्वम अल्पबल दोषाः कृशो नराः। उन्होंने कंडीशंस दी है कि अल्प मात्रा में औषध हमें कौन से रुग्णों को देना है, जो दुर्बल है, जो पूर्व से ही शोधित है, मतलब पहले हमने उसका वमन करवाया है और उसके बाद हमें उसका विरेचन करवाना है, या फिर विरेचन करवाया है और उसके बाद शोधन बस्ती देनी है। शोधित पूर्वम, वो पहले से ही जिसका शोधन किया गया है, ऐसी अवस्था। फर्स्ट वन इज दुर्बल, सेकंड वन इज पूर्व शोधिता, अल्प दोषा, जिसमें दोष अल्प मात्रा में उत्क्लेशित है या फिर अल्प मात्रा में प्रकुपित है, ऐसा कृशो नराहा, जो कृश है। और उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपरिज्ञात कोष्ठश्च, जिसके कोष्ठ का हमें ज्ञान नहीं है। मतलब कोष्ठ का ज्ञान नहीं है, मतलब अपरिज्ञात कोष्ठ मतलब कौन सी अवस्था, ये वाली अवस्था। यावद् ही यस्य संशोधनं पीतं वैकारिक दोषहरणाय उपपद्यते न च अतियोगाय अयोगाय। जिसका कोष्ठ हमें पता नहीं है, उसकी अगर मात्रा हमें डिसाइड करनी है, तो उसके शरीर में वो अयोग या फिर अतियोग,
निर्माण ना करे, ऐसी अवस्था, ऐसा द्रव्य और ऐसी मात्रा हमें वहां पर निश्चित करनी है। तावत तस्य मात्रा वेदितव्यम भवति। अब ये अपरिज्ञात कोष्ठ, ये जो कंडीशन है, ये जनरली जब हम नई नई प्रैक्टिस करते हैं तब हमें कोष्ठ के बारे में इतना पता नहीं चलता है। मुझे भी नहीं चलता था कि यार ये कोष्ठ क्या होता है, हम कैसे पता करें कोष्ठ क्या होता है। तो ये जो अपरिज्ञात कोष्ठ है उसके लिए आपने स्नेहपान में पढ़ा होगा, त्रयम च मृदे कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनम पिबेत। मृदु कोष्ठ की जो व्यक्ति होती है उसका स्नेहपान 3 दिन में ही पूर्ण हो जाता है। और क्रूरो सप्तदिनम पिबेत, और क्रूर कोष्ठी जो व्यक्ति होता है उसका स्नेहपान 7 दिन तक चलता है, मैक्स टू मैक्स। मतलब डे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 दिन तक जिसका स्नेहपान, मतलब तीसरे दिन जिसको अदस्सा स्नेहादि लक्षण दिख जाते हैं वो है मृदु कोष्ठी। और फिर मध्यम कोष्ठी कौन रह गया? 3 से लेकर चौथे दिन 4, 5 और 6, इन 3 दिनों में, 4, 5 और 6, इन 3 दिनों में जिसका सम्यक स्नेहपान हो जाता है वो हो गया मध्यम कोष्ठी। ओके। और क्रूर कोष्ठी जो है वो है ही 7वें दिन जिसका होता है वो। अभी आप देखो, आपने जितने भी रुग्ण अभी तक देखे होंगे, आपने खुद का भी पंचकर्म कभी किया होगा, तो आपको याद होगा आपका स्नेहपान कब कंप्लीट हुआ था, चौथे दिन या फिर 5वें दिन। तो दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट आर इन मध्यम कोष्ठ, मध्यम अग्नि और मध्यम बल। इसलिए हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने भी जो मात्राएं वर्णन की है वो मध्यम कोष्ठ, अग्नि और बल इसके हिसाब से दी है। ठीक है। इससे भी आपको नहीं पता चलता है, कोष्ठ का कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ये तो एकदम सिंपल रूल है, वो तो पता चलना ही चाहिए। फिर भी अगर नहीं पता चलता है तो आप क्या करो, अपरिज्ञात कोष्ठश्च पिबेन मृदु अल्प औषधम, उसमें आपको मृदु वीर्य वाली और अल्प मात्रा में उसको औषधि देनी है। आगे की लाइन देखिए क्या है, वरम तद सकृत पीतम अन्यथा संशयावहम हरेत बहून चलान दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः। मतलब क्या है, वरम तत् सकृत पीतम अन्यथा संशयावहम। ये सूत्र थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें जो सेकंड लाइन है उसमें क्या है, हरेत बहून चलान दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः। जो रुग्ण जिसमें हमें संशय उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि जिसकी मात्रा, जिसके शरीर में चलायमान दोष है, वरम तत्सत्कृत पीतम, वरम मतलब श्रेष्ठ, अगर अधिक मात्रा में तत्सत्कृत पीतम, अधिक मात्रा में अगर औषधि का सेवन किया गया है, सत्कृत पीतम अन्यथा संशयावहम, अगर आपको संशय हो रहा है कि इसका शोधन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर किसी रुग्ण को आपने ज्यादा औषधि दी है, वरम तत्सकृत पीतम, उसको आपने अधिक मात्रा में औषधि दी है, और ये पहली कंडीशन है, अधिक मात्रा में जिसको औषधि दी गई है ऐसा रुग्ण, अन्यथा जिसमें संशय है, आपको पता नहीं चल रहा है इसका शोधन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, हरेत बहुन चलान दोषान, उसके शरीर में जो बहुत अवस्था में, बहु अवस्था में जो दोष है उनको निकालने के लिए हमें क्या करना है, अल्पान अल्पान पुनः पुनः, उसमें औषधि का यूज कर, हम के औषधियों का उपयोग हमें कैसा करना है, अल्पान अल्पान, अल्प अल्प मात्रा में पुनः पुनः थोड़ी थोड़ी औषधि देकर
आपको उसके शरीर में जो बहु अवस्था में दोष है उनको हमें बाहर निकालना है। ऐसे क्यों करना है? हरेत बहून हरेत बहून चलान दोषान अल्पा अल्पान पुनः पुनः, ऐसे क्यों करना है? क्योंकि वरदम तस्य सत्कुरुपितम अन्यथा संशयो भवे। अगर हमारे शरीर में जो मात्रा से अधिक औषधि दी गई हो तो उसमें संशय उत्पन्न होता है। क्या संशय उत्पन्न होता है? इसका वमन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसी अवस्था में आपने एक साथ औषधि ज्यादा दे दी तो वहां पर क्या होगा? हमें जो सिद्धि प्राप्त होने वाली है, वमन का जो सम्यक योग होने वाला है, उसमें संशय उत्पन्न होगा। और संशय उत्पन्न होने की वजह से हम कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस अच्छे से बूस्टअप होने के लिए वागभट जी हमें क्या बोल रहे हैं? हरेन बहुन चलान दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः। उस रुग्ण को आप क्या करो? अल्प अल्प मात्रा में थोड़ी थोड़ी औषधि पिलाकर उसका वमन करवाइए। इसका आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि आपको नहीं पता है कि इसका कोष्ठ क्या है, इसको अधिक मात्रा में औषधि दो या नहीं दो, मध्यम मात्रा में दो या नहीं दो, ये आपको पता नहीं चल रहा है। तो आप क्या करो? आपने अंतर्नखो मुष्टि मात्रा में जो द्रव्य लिया है, तो वो अंतर्नखो मुष्टि मात्रा से आधी ही औषधि बाहर निकालो और आधी ही औषधि का आप फांट या फिर कल्क या फिर क्वाथ जो कुछ बना है वो बनाओ और वो आधा ही उसको पिलाओ। ओके। वो आधा पिलाने के बाद आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी। पहले आपको क्या था? संशयावहम। पहले आपको संशय था कि होगा या नहीं होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा लगा हाँ अभी इसको चल रहा है कि हाँ ये वमन अच्छे से कर रहा है, ये कोऑपरेट भी अच्छे से कर रहा है। तो जो अंतर्नख मुष्टि मात्रा है उसमें से आधी मात्रा जो बाजू में रखी है वो ले लो, उसका क्वाद बनाओ और फिर से वो पिलाओ। लेकिन वो हम कैसे पिला रहे हैं? अल्पान अल्पान पुनः पुनः। हमने क्या किया? उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया अल्प अल्प मात्रा में और उसको हमने पुनः पुनः पिलाया। वाग्भट जी है वो आपको थोड़ा सा खुला छोड़ते हैं। ठीक है। तो इतने सारे क्राइटेरिया अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो, इनका आप अच्छे से ज्ञान रखते हो, अपरिज्ञात कोष्ठ है या फिर अग्नि और बल, इनका ज्ञान रखते हुए आप देखोगे तो फाइनली हम एक ही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। कौन सा कंक्लूजन? तासाम फल पिप्पलिनाम अंतर्नख मुष्टिम। सर तो इतना सारा आपने जो कुछ बताया वो तो सब ये एक ही सूत्र में आ गया कि अंतर्नख मुष्टि मात्रा में हमें फल पिप्पली लेनी है। हाँ वो एक ही सूत्र में आता है क्योंकि चरक जी हमेशा सूत्र रूप में बोलते हैं। एक ही सूत्र में आपको वो 50 सारी चीजें बता देंगे, बहुत सारी। वाग्भट की ये 4 लाइन भी उसमें आ गई, सुश्रुत जी का ये चार्ट भी उसमें आ गया और पहले उन्होंने जो सूत्र स्थान में जो अवस्थानुरूप मात्रा निश्चिति की है वो भी उसमें आ गया। और सूत्र स्थान की जो मात्रा शितीय अध्याय में उन्होंने जो द्रव्यों का वर्णन किया है कि मात्रा शितीय में हमें कौन से क्राइटेरिया लगाकर वो मात्रा निश्चित करनी है, वो सब एक ही सूत्र में आ गया। तासाम फल पिप्पली नाम अंतर्नख मुष्टि। मदन फल पिप्पली आपको अंतर्नख मुष्टि लेनी है। ओके, क्योंकि मदन फल मैक्सिमम यूज होता है। बाकी किसी द्रव्य का अगर आपको मात्रा निश्चित करनी है तो वो मात्रा निश्चित के लिए आप ये इतने सारे क्राइटेरिया लगाओ। ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इतना सारा अभी हो गया, हमने मात्रा निश्चित कर ली, लेकिन ये अभी वाग्भट जी यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि अल्प अल्प मात्रा में पुनः पुनः आप द्रव्य देकर वमन करवा सकते हो। हाँ करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है करवाने में, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कैसे होगा वो हमें देखना है। आप हर एक पेशेंट का अगर अल्पान अल्पान पुनः पुनः हर एक पेशेंट में अगर संशय उत्पन्न करते रहोगे तो दैट इज गॉट नॉट गुड थिंग। हर एक पेशेंट में संशय लेने की जरूरत नहीं है। आपको कभी ना कभी कोष्ठ परीक्षण सीखना ही है। कभी ना कभी आपको अग्नि परीक्षण, जरण शक्ति, अभ्यवरण शक्ति, इनका परीक्षण करके ही पेशेंट को औषधि देनी पड़ेगी। और इतना सारा हमें सब कुछ क्यों करना है?
क्यों इतनी मात्रा डिसाइड करनी है, क्यों इतनी झंझट करनी है? क्योंकि मात्रावत अगर आप औषधि देते हो तो वो मात्रावत औषधि हमें अच्छा फल प्रदान करती है। और मात्रावत औषधि के गुण क्या है? अल्पस्या अल्पमात्रम महावेगम बहुदोषहरम सुखम। जो मात्रावत औषधि होती है वो क्या होती है? अल्पमात्रम महावेगम। वो अल्प मात्रा में ही, अगर देखो आपको पता नहीं है कि रुग्ण का कोष्ठ कौन सा है और आपने बहुत अधिक मात्रा में औषधि दे दी, मृदु कोष्ठी रुग्ण में आपने अधिक मात्रा में औषधि दे दी, तो क्या होगा? ज्यादा वेग आएंगे, वेग ज्यादा आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और अगर कोई औषधि आपके पास ऐसी है कि उसकी अल्प मात्रा से ही आपको अच्छे से गुण मिल जाए, हमने जो मदन फल का संग्रह विधि देखा है, उस संग्रह विधि से अगर आपने मदन फल बनाया हुआ है आपके पास, तो वो क्या है? अल्प मात्रम महावेगम। उसकी अल्प मात्रा में ही वो क्या करेगा? महावेगम। अच्छे से हमें जो सम्यक वेग की अपेक्षा है वो वेग प्रदान करेगा। उसी के साथ बहुदोष हरम सुखम। बहुदोष की जो अवस्थाएं हैं, बहुदोष के आपको लक्षण पता है? अविपाको, अरुचि, वगैरह वगैरह वगैरह। वो जो सूत्र है वो बहुदोष हरम सुखम। बहुदोष के जो सारे लक्षण हैं उनका वो क्या करेगा? उनका हरण करेगा और रुग्ण को सुख प्राप्ति करेगा। उसी के साथ लघु पाकम सुख स्वादम। शरीर में जाकर अल्प, लघु मतलब अल्प काल में ही उसका क्या होगा? पाक होगा। अल्प काल में ही वो पूरे शरीर में फैलकर क्या करेगा? सुख स्वादम प्रीणनम व्याधिनाशनम। वो शरीर का प्रीणन करते हुए, स्वाद की उत्पत्ति करते हुए वो क्या करेगा? व्याधि का नाश करेगा। और अविकारी च व्यापत्तो। ये अभी जो अ शब्द है, अप्रत्यय, वो अविकारी च अव्यापत्तो। वो अप्रत्यय दोनों को लगाना है क्योंकि बीच में च आया है। अविकारी च अव्यापत्तो, वो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं करेगा, कोई व्यापत्तो, कोई व्यापद भी निर्माण नहीं करेगा। नाति ग्लानि करम च यत, वो बिल्कुल ग्लानि निर्माण नहीं करेगा। गंधवर्ण रसपेतो विद्यात मात्रावत औषधम। वो जो औषधि होती है वो अगर मात्रावत आपने ली हो तो उसका गंध, वर्ण और रस, ये रुग्ण को हितकर लगता है। वो देखकर ही उसको लगता है हाँ ये मेरे लिए अच्छी औषधि है। तो ऐसी जो औषधि है वो क्या है? विद्यात मात्रावत औषधम। ये औषधि मात्रावत औषधियों के ये गुण है। और ऐसी औषधि अगर आपके पास हो तो चिकित्सा चतुष्पाद का एक मुख्य अंग भीषक द्रव्यम, जो द्रव्य है वो मुख्य अंग आपका अगर स्ट्रांग हो तो आप अच्छे से वमन कर्म या फिर कोई भी संशोधन कर्म अच्छे से कर पाओगे। इसलिए हमें इतना सब कुछ देखना है कि उसका अभ्यवरण शक्ति, जरण शक्ति, अग्नि परीक्षण, उसके साथ कोष्ठ परीक्षण, ये सब कुछ कर कर आपको मात्रावत औषधि डिसाइड करनी है। और उस मात्रावत औषधि के अगर आप डिसाइड करते हो तो बिना व्यापक का आपका पंचकर्म अच्छे से हो जाता है। ठीक है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, वहां पर हम आपके आंसर्स आपको वहां पर देंगे। ठीक है। आज का जो लेक्चर है यहीं पे हम खत्म करते हैं।